नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी 2 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधि अपने कर चुके हैं, और एक प्रमुख स्रोत हैं ये अपने देख चुके हैं। ये 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं। आज अपने तीसरा टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख इतिहासकार, यानी वो कौन से लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंभ किया, और जिनके प्रयासों के फलस्वरूप ही आज हम इतना विस्तृत इतिहास पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने उसको एक क्रमबद्ध रूप देने की कोशिश की थी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे ही रहना चाहिए, और जो आपको बताया जाए उसको पूरे अच्छे से मन से समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों, जो भी पढ़ें पूरा मन लगा कर के पढ़ें, कभी फॉर्मेलिटीज़ में न पढ़ें। अगर अभी आपका पढ़ने का मन नहीं हो तो न पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें तो पूरे मनोयोग से पढ़ें, तभी चीज़ें आपके याद रहेंगी। इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को पढ़ें। तो चलिएगा, आज अपने बात करेंगे सबसे पहले हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों के अंतर्गत गारसद तासी के विषय में। गारसद तासी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला यही बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास का, या मैं ये कहूँ वास्तविक इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, वास्तविक इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, या सबसे पहले किसी ने अगर इसकी कोशिश की तो वो व्यक्ति था गारसद तासी था। ये एक फ्रेंच विद्वान था। कहाँ का था? फ्रांस का था, और इसने फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। इतिहास जो लिखने का प्रयास किया था फ्रेंच भाषा में किया था। और दोस्तों, इससे पहले ऐसा तो नहीं है कि हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ इतिहास नहीं थे, लेकिन हम उन्हें इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि न तो वो इतिहास के उद्देश्य से लिखे गए थे, और न ही हमें इतिहास की कुछ झलकियाँ वहाँ पर मिलती हैं। जैसे हमने 84 वैष्णवन की वार्ता स्रोतों के अंदर बात की थी ना, ये कच्ची सामग्री तो हो सकती है, लेकिन वो अपने आप में इतिहास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ों को समेटे हुए नहीं था। उसमें कुछ एक कवियों के नाम हुआ करते थे, तो उन सभी से जोड़ करके, उन्हीं सभी स्रोतों से एकत्रित करके हमने इतिहास लेखन का प्रयास किया था। तो वास्तविक इतिहास लेखक का अगर अपने सबसे पहला व्यक्ति माने तो वो कौन सा रहेगा? गारसद तासी फ्रेंच विद्वान था। बहुत ही अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यही है, ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है, वास्तविक इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? गारसद तासी हो जाएंगे। गारसद तासी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन का प्रयास किया था। इनकी जो रचना थी उसका नाम है इस्वार द लाए लिटरेचर हिंदुस्तानी। आइए इनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। इस्तवार का मतलब यहाँ से आप नाम से ही समझ सकते हैं। इस्तवार का अर्थ हो गया इतिहास। लिटरेचर जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसका अर्थ हो गया लिटरेचर। एंदुई का मतलब है हिंदी, लेकिन ये हिंदी कौन सी है? ये वो हिंदी है जो हिंदुओं द्वारा बोली जाती है, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। हिंदुस्तानी भी कौन सी है? हिंदी है, लेकिन ये कौन सी हिंदी है? ये उर्दू मिश्रित हिंदी है। ये कौन सी हिंदी है? ये उर्दू मिश्रित हिंदी है, जो कि किसके द्वारा बोली गई थी? ये मुसलमानों द्वारा बोली जाती थी। किसके द्वारा? ये मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी रहेगी। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ हो गए। इस्वार का मतलब इतिहास, लिटरेचर। एंदुई का मतलब भी हिंदी है, हिंदुस्तानी का मतलब भी हिंदी है, यानी इन्होंने हिंदुओं की हिंदी और मुसलमानों की हिंदी, यानी हिंदी और उर्दू दोनों कवियों का समावेश करने का प्रयास किया था। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे यहीं से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू मिश्रित हिंदी है, जो मुसलमानों के द्वारा बोली जाती थी। अब देखते हैं किसका प्रकाशन कब हुआ था और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये शब्द का अर्थ तो हमने देख लिया। इस्वार इतिहास, लिटरेचर, एंदुई हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी।
इसका प्रकाशन 5 भागों में हुआ और इसके 2 संस्करण आए थे। कितने संस्करण आए? 2 संस्करण आए। यहाँ से भी कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है ना, निम्न में से कौन सा सत्य या असत्य है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका प्रथम जो संस्करण आया उसमें 2 भाग आए। पहला भाग 1839 और दूसरा है 1847। इसीलिए पहला ये 1839 में आ गया था। अगर आपसे पूछा जाए ये पुस्तक कब लिखी गई, क्रम से इसको सजाना हो तो आप इसको 1839 ही मान करके चलिएगा, यही इसका सही आंसर भी होता है। द्वितीय, और ये दोस्तों प्रथम और द्वितीय भाग जो था, द्वितीय कब आया? 1847। अगर डीपली पूछे तो है, फ्रेंच भाषा में था और कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? ये पेरिस में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1839 तो हमें याद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंच भाषा में था, लेकिन ये पेरिस में ही प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो संस्करण आया, उसका प्रथम व द्वितीय भाग 1870 में और तृतीय भाग जो है वो 1871 में। तो 1839 से लेकर के 1871 तक जो है इसका प्रकाशन हुआ। एक बात। दूसरी बात कि इसका प्रकाशक कौन था? तो इसका प्रकाशक द्वितीय संस्करण का था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था इसका? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था, ये याद होना चाहिए आपको। ये जो ग्रंथ था मूलतः फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया था, हालांकि बाद में उसका हिंदी उर्दू में अनुवाद भी हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक ने क्या किया? प्रेरणा का काम भी किया। उससे पहले हमारे वाले भी तो कहाँ लिख रहे थे। जब फ्रेंच में लिखा गया तो हिंदी वालों को समझ में आया कि भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो फिर उन्होंने, देखिएगा हिंदी का इतिहास है और वो हिंदुस्तान से बाहर प्रकाशित होता है दोस्तों, तो इन्होंने भी इसको लिखने का प्रयास किया। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा था। फ्रांसीसी विद्वान गार्सद तासी की इस ऐतिहासिक रचना में हिंदी के साथ साथ उर्दू कवियों का भी परिचय है। ये भी हमने बात भी की थी। इस्वार द लाए लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, यानी एंदुई हिंदी वाली उर्दू, सॉरी हिंदी हिंदुओं वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी मुसलमानों वाली यानी उर्दू मिश्रित थी। तो इसलिए उर्दू और हिंदी कवियों का एक साथ इसमें परिचय देखने को मिलता है। इसमें परिचय है, कवियों के रचनाकाल है, इन चीज़ों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यानी जब हम गारसद तासी की पुस्तक उठाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा हिंदी और उर्दू कवियों का परिचय, उनके कवियों की जो रचनाएं हैं उनका रचनाकाल आदि बातों का उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों। इतिहास लेखन के अपेक्षित तत्वों का आधार न होने के कारण कई विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ होने के संबंध में आलोचना भी की है। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसे ऐतिहासिक ग्रंथ मानते नहीं हैं, क्योंकि इतिहास के जो अपेक्षित तत्व है, जैसे कालक्रम जो है, काल विभाजन इसमें नहीं किया गया है। हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो काल विभाजन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? आधुनिक काल, मध्यकाल, है ना, प्राचीन काल। तो इस प्रकार से कोई विभाजन नहीं था, और जो कुछ मिलता है वो भी पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसे इतिहास का ग्रंथ मानने से भी इनकार कर देते हैं। हम बात करें इसके हिंदी अनुवाद की, तो सन 1953 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी अनुवाद किसने किया था इसका, तो लक्ष्मी सागर ने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और पुस्तक का नाम क्या था, किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से इसे लिखा था 1953 के अंदर। ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कौन थे? तो ये थे प्रयाग यूनिवर्सिटी जो है, प्रयाग विश्वविद्यालय के अंदर ये क्या थे? हिंदी विभाग के प्रोफेसर हुआ करते थे। इन्होंने हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से इसे लिखा, और ये जो है प्रकाशित हुआ था, ये हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के द्वारा जो इसे है प्रकाशित करने का कार्य किया गया था। तो हिंदी अनुवाद हो गया। उसके बाद में इसका उर्दू में भी अनुवाद किया गया था दोस्तों।
तो उर्दू में अनुवाद 1848 में करीमुद्दीन के द्वारा किया गया था। किसने किया था दोस्तों? 1848 के अंदर करीमुद्दीन, ये दिल्ली के एक मौलवी थे। ये कौन थे? ये थे दिल्ली के एक मौलवी। ये दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन, और इन्हें सहयोग मिला था। इन्हें एक अंग्रेज़ थे वाई.एफ. फैलन के सहयोग से और दिल्ली कॉलेज के सहयोग से इन्होंने इसे प्रकाशित किया था, तबकात और शौरा या तज़किरा ए हिंदी के नाम से। इसका पूरा नाम है तज़किरा ई शौरा ई हिंदी, इस नाम से पूरा आप इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। तज़किरा ई शौरा ई हिंदी, इस नाम से जो है इसका प्रकाशन किया गया था, उर्दू में अनुवाद इसका किया गया था। अब इसमें कुछ मौलिक तथ्यों का भी समावेश किया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकार तो इसे करीमुद्दीन की एक मौलिक रचना भी मानते हैं। अब मानते होंगे, हमें तो क्या जानना है कि उर्दू में अनुवाद करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? करीमुद्दीन के द्वारा किया गया था। हमें इतना विशेष तौर से हमें इसमें याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इसके लिए क्या कहते हैं? इसे व्रत संग्रह मात्र कह देते हैं। इसे इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। बहुत सारी इसमें कमियां हैं। कमियों की अगर हम अपनी बात करें, व्रत संग्रह क्यों कहा? तो जिसमें पहली बात तो ये थी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई काल विभाजन नहीं है। दूसरी बात जो है इसके अंदर, इसमें जो है कालक्रम के स्थान पर अल्फ़ाबेटिक पद्धति है। इसमें हमने पीछे देखा भी था ना, कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? इसमें अल्फ़ाबेटिक पद्धति अपनाई गई थी। न ही इसमें कोई युगीन प्रवृत्ति है, कोई युगीन प्रवृत्ति भी हमें देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से हम इसे इतिहास तो नहीं कह सकते, इसे आचार्य शुक्ल के द्वारा व्रत संग्रह मात्र कहा गया है। वर्णित कवि, मूल ग्रंथ जो था उसमें 738 कवि थे, जिसमें से हिंदी के 72 कवि हैं दोस्तों। मूल ग्रंथ जो तासी के द्वारा लिखा गया है, गारसद तासी के द्वारा लिखा गया, उसमें 738 कवियों का उल्लेख है, जिसमें से हिंदी के 72 ही थे। अगर अपने करीमुद्दीन वाले की बात करें तो करीमुद्दीन जो थे, इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें से हिंदी के कितने थे? हिंदी के 60 ही थे। ठीक है। लक्ष्मी सागर वासने जो था, लक्ष्मी सागर ने जो अनुवाद किया उसमें 358 कुल कवि थे, जिसमें से 220 जो हैं वो हिंदी के थे। तो इन्होंने हिंदी के कवियों का विशेषता संकलन किया और बाकियों को छोड़ दिया था। यहाँ एक और बात इम्पोर्टेंट है जो जाननी है, वो है इनके प्रथम कवि का नाम। अगर देखें, अंगद है और अंतिम है, हेमंत है ना, है के हिसाब से इस हिसाब से जो है इनके नाम लिखे गए हैं। तो प्रथम कवि का नाम अंगद और अंतिम कवि का नाम जो है क्या आता है? हेमंत आता है। हेमंत पंत है जिसका पूरा नाम। तो ये हमने देखा गारसद तासी, और गारसद तासी ने, हालांकि पूरा इतिहास तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसने वो बीज बोया जिसके ऊपर आगे जा कर के हिंदी साहित्य के इतिहास का पेड़ निकलता है और उसकी बहुत सारी शाखाएं भी निकलती है दोस्तों। तो ये एक प्रेरणा स्रोत होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो हमारा अगला लेखक आते हैं वो हैं हमारे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनका भी बहुत ज़्यादा नाम है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर का इसलिए क्योंकि देखिएगा, पहला प्रयास अगर अपने बात करें तो वो तासी का नाम आता है, लेकिन तासी हिंदुस्तानी नहीं थे। लेकिन अगर हम कहें कि किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहला प्रयास किया गया किसी के द्वारा, तो वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो तासी क्या भारतीय थे क्या? तासी भारतीय नहीं थे। तो ये कौन थे? ये थे भारतीय। तो भारतीय व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास किया लेखन का, तो उसके अंदर ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नाम आता है, और इनकी जो रचना का नाम है वो आता है शिव सिंह सरोज।
यहाँ आपसे पूछा जाए कि शिव सिंह सरोज किसकी रचना है तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अब देखिए प्रश्न बड़े अच्छे बनते हैं। पहला प्रश्न तो हमने देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रथम प्रयास कहें तो वो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन ही है ना, किसी भारतीय विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया था, तो पहला प्रयास किया था शिव सिंह सेंगर ने, ये याद रखना है आपको। 1883 के अंदर इनका दूसरा जो संस्करण है वो प्रकाशित होता है। ये पुस्तक जो है थोड़ा सा इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1878 ईस्वी के अंदर पहले प्रकाशित हो गई, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां रही, त्रुटियां रही, और उन त्रुटियों के बाद में जो ये दूसरा है ये संशोधित संस्करण आता है। ये संशोधित संस्करण आता है जिसे अपने मूल संस्करण मानते हैं, इसीलिए हम इसका सन अगर आपसे पूछा जाए तो 1883 ही मानते हैं। और इसके जो प्रकाशक थे, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ यूपी के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था, ये इसके प्रकाशक थे। अब इस पुस्तक की विशेष बातें, इसकी भाषा हिंदी थी, फ्रेंच नहीं है, यानी हिंदी में पहला, भारतीय पहला, तो यही रहेगा। कुल कवि इन्होंने 1003 कवियों का, लेखकों का जीवन चरित्र इसमें लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल का उल्लेख किया गया है, सब किया गया है, लेकिन अधिकतर क्या है, अविश्वसनीय है, वो बिल्कुल भी सही प्रतीत नहीं होते। वर्तमान में उनमें से ज़्यादातर के अविश्वसनीय माने जाते हैं। तो महत्व इतिहास की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन इस दृष्टि से जरूर है कि किसी भारतीय के द्वारा किया गया ये पहला प्रयास है। हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि तत्कालीन यानी उस समय के अंदर हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का जो कार्य किया, जिससे आगे वाले इतिहासकारों की राह आसान हो गई, तो उसमें शिव सिंह सेंगर का नाम बहुत ही मुख्य रूप से आता है। और ये हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास है, इसमें आप याद रख सकते हैं, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम इतिहास। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा में सबसे पहला इतिहास कौन सा है, तो वो हो जाएगा शिव सिंह सरोज। इसमें काल विभाजन का अभाव है। आचार्य शुक्ल इसे भी क्या कहते हैं, व्रत संग्रह ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियां क्या हैं कि इसमें काल विभाजन नहीं है, इसमें काल विभाजन नहीं है। काल विभाजन नहीं है तो क्या है, अल्फाबेटिक पद्धति है। कौन सी पद्धति अपनाई गई, अल्फाबेटिक पद्धति अपनाई गई। तो अपनाने के कारण और घटनाओं को भी अपनी इच्छा अनुसार मोड़ दिया गया। तो ये बहुत सारी कमियां होने के कारण हम इसे इतिहास नहीं कह सकते, इसलिए इसे केवल व्रत संग्रह ही कहा जा सकता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुरूप बांटा गया है, यानी एबेसेद ए आ ई के नाम से जो भी आते गए कवि, उनको इन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया था। ऐतिहासिक कालक्रम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में इसको हालांकि इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसका अपना एक महत्व है। आचार्य शुक्ल इसे व्रत संग्रह कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिस्र बिंदु विनोद से ही होता है। दोस्तों ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बात रह गई। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। ये किसका है, ये आचार्य शुक्ल का कथन है मिस्र बंधुओं के लिए। लेकिन अभी तो हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन फैक्ट को साथ में ही याद कर लेना। कवियों का परिचय उन्होंने कहाँ से लिया है, मिस्र बंधु विनोद से लिया है। एक और बात कि हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा ये विक्रमी संवत 770 तक ले आते हैं। अब 770 तो बहुत पहले हो गया ना, और ये इसी कारण से पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मान बैठते हैं, तो ये इनकी कमी भी आती है। अगले हमारे लेखक आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये एक अंग्रेज विद्वान है, ये एक अंग्रेज विद्वान है। अब देखिएगा, पहला इतिहास लेखन का प्रयास हुआ तासी के द्वारा। क्रम को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाए। 1839 के अंदर ईश्वर द लाय लिटरेरी और हिंदुस्तानी के द्वारा। दूसरा प्रयास किया गया शिव सिंह के द्वारा 1883, और शिव सिंह सेंगर भारतीय हो गया। वो भारतीय जिसने सबसे पहले इतिहास लिखा, सबसे पहले तासी ने लिखा।
अब तीसरी बात आती है, न तो ये इतिहास था और न ही ये इतिहास था, दोनों ही इतिहास नहीं है। तो फिर आता है ग्रियर्सन का नाम। ग्रियर्सन वो व्यक्ति था जिसने काल विभाजन का प्रयास किया, इसने काल विभाजन करने का प्रयास किया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थ में इतिहास किसका कहा जाएगा, इसी का कहा जाएगा, क्योंकि इसने काल विभाजन करने का प्रयास किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला इतिहास गार्थ तासी, दूसरा इतिहास और भारतीय पहला इतिहास शिव सिंह सेंगर, हिंदी का पहला इतिहास शिव सिंह सेंगर। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का। क्यों? क्योंकि ग्रियर्सन ने जो लिखा उसमें काल विभाजन तो किया, लेकिन वो पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं था, इसलिए ये नहीं माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन्होंने एक काल विभाजन करने का प्रयास किया था दोस्तों, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसकी कौन सी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। हिंदी में तो अभी तक नहीं लिखा गया ना, हिंदी में काल विभाजन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ काल विभाजन हुआ लेकिन अभी भी हिंदी भाषा नहीं आई है, भाषा अभी कौन सी है, अंग्रेजी है। आइए देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने क्या क्या किया, कौन सा योगदान इनका रहता है। तो सच्चे और वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास इन्हीं का है, क्योंकि इन्होंने काल विभाजन करने का टूटा फूटा प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया गया था दोस्तों, इसलिए ये एक अंग्रेज विद्वान है दोस्तों। एक और आपको याद होगी, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जो 1957 के अंदर क्या होती है, प्रकाशित होती है। और ये जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो वो किया था किशोरीलाल गुप्त के द्वारा जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था दोस्तों। और ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले थे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने ये कहा कि सच्चे और वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास इनके द्वारा लिखा गया, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1957 के अंदर इन्हीं की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का अनुवाद किया था दोस्तों। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया है दोस्तों। इनकी रचना का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी के अंदर। देखिएगा ये एक पत्रिका के जो उसका प्रस्तावना होती है उसके रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन स्वतंत्र इतिहास की पुस्तक के रूप में ये 1889 के अंदर सामने आता है। प्रकाशन वर्ष 1888 जैसा ऑप्शन में आ जाए, बाकी तो उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। 1888 में ये पत्रिका के विशेषांक, ये इसी की पत्रिका थी, पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित होता है, लेकिन स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन जो है वो 1889 के अंतर्गत किया गया था। अब इसकी भाषा कौन सी है, भाषा है अंग्रेजी। और कितने कवि आए इसमें, 952 कवियों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों। इन 952 में से भी 886 जो कवि हैं उनका उल्लेख शिव सिंह सरोज में पहले ही हो चुका था। अब इसमें 66 जो कवि हैं सिर्फ उनको अलग से नए कवियों का वर्णन जो है ग्रियर्सन द्वारा किया गया। इसकी विशेष बात यह है कि केवल हिंदी जो कवि थे उन्हीं का इसमें समावेश किया गया है, हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है। यानी मैं कहूँ कि संस्कृत, पाली, प्राकृत इनका स्थान इसमें नहीं है, केवल हिंदी वालों का स्थान है। संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसों का इसमें वर्णन नहीं है, और ये कालक्रम के अनुसार लिखा गया है। युगीन प्रवृत्तियों का भी इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। इसका प्रकाशक कौन था, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, ये हमने पहले देख लिया है। और इसके बाद में दोस्तों इसमें केवल हिंदी कवियों का स्थान दिया गया है, यानी ये मैं कहूँ संस्कृत वालों को था तो नहीं था, पाली वालों का था तो नहीं था, प्राकृत वालों का स्थान था तो नहीं था, इनको इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया, केवल हिंदी को इसमें स्थान दिया गया है दोस्तों। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ युगीन जो प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, यानी एक इतिहास में जो कुछ होना चाहिए वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में इनके द्वारा किया गया है।
ये 4 रूप में हम इसे देख सकते हैं। इन रूपों में जो है इसके विकास क्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ग्रियर्सन हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा ही आविष्कृत भाषा मानते हैं। अब ये कोई सही बात तो नहीं है, लेकिन फैक्ट है, ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन वे व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि हिंदी को भी अंग्रेजों ने ही आविष्कृत किया है, उन्होंने इसका विकास किया है। शुक्ल इसे भी इतिहास पुस्तक नहीं मानते हैं और इसे एक बड़ा व्रत संग्रह कह देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कौन सा शब्द काम में लिया है? बड़ा व्रत संग्रह। पीछे वाले दोनों, तासी वाला और सेंगर वाला, दोनों क्या हैं? व्रत संग्रह। ये उनसे बड़ा व्रत संग्रह है, यानी इसमें ज़्यादा कवि आ गए हैं हिंदी के। ग्रियर्सन की पुस्तकें, ग्रियर्सन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी जो हमारे लिए जानना जरूरी है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, इसमें टै और लगा लेना, लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखी गई पुस्तक की रचना 1889 में की गई थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से 1909 के बीच में लिखी गई। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1886 से लेकर के 1921 तक का टाइम इसका माना जाता है। तुलसी के ऊपर इन्होंने बहुत सारा लिखा, 12 निबंध इनके द्वारा तुलसी के ऊपर लिखे गए थे, जिनका प्रथम वाचन जो है वियना के अंदर प्राच्य विशारद सभा के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। तो हमारे लोग तो नहीं लिख पाए, लेकिन अंग्रेजों ने उससे पहले ही लिख दिया ना। 1889 में रामचरितमानस की जो हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं, है ना, रामचरितमानस की 126 प्रतियां थी। कितनी? 126 प्रकाशित और हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां थी, उनके आधार पर रामचरितमानस का संपादन किया और इसका जो प्रकाशन है वो खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से करवाने का कार्य जो है इनके द्वारा किया गया। भक्ति काल को ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल, तो कहा किसने था? तो कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले इतिहासकार जो हैं डॉक्टर ग्रियर्सन को ही माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों इसमें एक और चीज़ बच जाती है कि ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन करने की कोशिश की थी उसको देख लेते हैं अपने। इन्होंने चारण काल 12 भागों में बांटा। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा भाग है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जो काल है जयसी की प्रेम कविता, चौथा जो है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवां मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी, विविध। ये 12 जो हैं वो इसके भाग माने गए थे। 12 काल विभाजन के अंतर्गत इन्होंने बांटने की कोशिश की थी। हालांकि आप इनको अगर ध्यान से देखें तो इनकी संख्या इतनी है कि हम इन्हें काल विभाजन कह सकते हैं क्या? हम इन्हें काल विभाजन नहीं कह सकते। ये केवल टाइटल हैं, ये केवल क्या है? शीर्षक है। जैसे अध्याय के शीर्षक नहीं होते क्या किसी भी किताब के अंदर, उसी प्रकार से हम इनके अध्याय ही कह सकते हैं, न कि काल विभाजन मान सकते हैं। न तो ये देखिए लॉजिकल है और इतने काल विभाजन होते नहीं हैं। मानो हिंदी साहित्य के 12 काल विभाजन होते तो याद कर लेते क्या आप लोग, है ना? नहीं होता ना, तो इसलिए इसको अपने नहीं कह सकते। तो ये डॉक्टर ग्रियर्सन के बाद में हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट कवि आए, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने कौन कौन से आधार ग्रंथों का उपयोग किया था अपने लेखन में? ईश्वर का प्रयोग किया और जयसी की प्रेम कविता, शिव सिंह सरोज का भक्तमाल, गोसाई चरित्र, काव्य संग्रह, सुंदरी तिलक, श्रृंगार संग्रह, इनका प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। दोस्तों ये सारी किताबें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये शोध ग्रंथ हैं, आधार ग्रंथ हैं इसके लिए। तो यहाँ से इनमें से भक्तमाल या कोई सा भी ये देख लेना, हर क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल ही जाता है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नाम है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें राग कल्पद्रुम भी इसमें सहयोगी थी। विचित्रोपदेश, ये भी तो कितने बार आता है ना, ये भी तो कितने बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये 8 और 2 10 जो हैं इनके आधार ग्रंथ हैं जिनके आधार पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। फिर हमारे मिस्र बंधु आते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटोजा लखनऊ में मिस्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न ये 3 भाई थे जिनको अपने मिस्र बंधु कहते हैं। पंडित गणेश बिहारी मिश्र,
राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। एक तो जहाँ ध्यान रखना, जहाँ 3 आगे ना वहाँ पर आरपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि चौथा ऑप्शन डालना है, कोई भी और डाल दिया और पूछे इनमें से कौन से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। चाहे देखिएगा वो वेदत्रयी हो, चाहे छायावादी वाले 3 नाम हो, है ना, तो वहाँ से हमारे पास में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जहाँ पर 3 हो तो 4 ऑप्शन इनसे बहुत अच्छे बन जाते हैं ना। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, गणेश है, श्याम जी हैं और बिहारी हैं। देखो कृष्ण ही कृष्ण आगे ना, ये कृष्ण आगे, ये कृष्ण आगे, ये गणेश जी आगे, तो इसी प्रकार से याद रखने हैं आपको, तो नाम जैसे भी रख पाओ। इनकी रचना थी मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहला, दूसरा, तीसरा भाग जो है वो 1913 में आ गया, तो इनका नाम 1913 ही मानेंगे अपने। चौथा जो भाग है वो 1934 में आया था। अब इसकी जो विशेष बात है, चौथे भाग के अंदर हिंदी के नवरत्नों का उल्लेख है। तुलसी, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु 3 थे, भूषण व मतीराम, केशव, कबीर चंद और हरिश्चंद्र, इनका जो है वो उल्लेख इसके अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। अब इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जहाँ से हमारे पास में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। वास्तविक रूप से पूछे तो 4591 ही है वास्तविक संख्या। इसमें जो कवि अज्ञात थे उनको भी शामिल किया गया, उनके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया था दोस्तों। इसमें केवल जीवन चरित्र ही नहीं, बल्कि जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य के जो अंग हैं, साहित्य के विभिन्न अंगों के ऊपर भी प्रकाश डाला गया, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्होंने कवियों की जो तुलनात्मक पद्धति है उनका अनुसरण करते हुए विभिन्न प्रकार की श्रेणियां बनाने का प्रयास भी किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम कहें हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन किसने किया सबसे पहले, इतिवृत्तात्मक लेखन, तो वो सबसे पहले करने का कार्य मिश्र बंधु के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझाती हैं। इसी हिसाब से ये हमें याद रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो इसमें लगभग 5000 कवि थे, वास्तविक 4591, और लगभग 2250 पृष्ठों के अंदर ये पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया, ये एक अलग बात है। ग्रंथ के उपनाम है इसके कवि कीर्तन या हिंदी साहित्य का इतिहास भी कहते हैं। कवि कीर्तन या हिंदी साहित्य का इतिहास। अब शुक्ल जी से क्या कह देते हैं, बड़ा भारी व्रत संग्रह। बड़ा व्रत संग्रह तो जॉर्ज ग्रियर्सन वाला, पहले 2 व्रत संग्रह आचार्य देखिए गारसा दत्तासी वाला और शिव सिंह सेंगर वाला व्रत संग्रह, ग्रियर्सन वाला बड़ा व्रत संग्रह, और ये बड़ा भारी व्रत संग्रह हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर कवि कितने हो गए, देखो 5000 हो गए ना, तो फिर तो भारी हो ही गया ना। वर्षा और भारी वर्षा में अंतर आप समझते होंगे, उसी प्रकार से इसका भार जो है वो बढ़ा दिया गया है। इनके जो आधार ग्रंथ हैं उनको देख लीजिएगा, कवियों के स्वरचित ग्रंथों का उपयोग किया गया है इसमें। शिव सिंह सरोज और अन्य जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका प्रयोग किया गया। मुंशी देवी प्रसाद और जोधपुर के लेखों का, काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो रिपोर्टें हैं, सभा की जो खोज रिपोर्ट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, जो नागरी प्राचारिणी सभा है, नागरी प्राचारिणी सभा जो है 1900 के अंदर, 1900 में इन्होंने जो है हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज को आरंभ किया था। 1900 से लेकर के 1908 तक, 1900 से लेकर के 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास जो है वो इस खोज कार्य के निरीक्षक हुआ करते थे। फिर समय आता है 1908 से लेकर के 1916 का। अब इस 16 के अंदर मिश्र बंधु इसके अंतर्गत आ गए। कौन आ गए? मिश्र बंधु आ गए। मिश्र बंधु में एक तो श्याम बिहारी आ गया और एक सुखदेव आ गया।
सुखदेव, ये इसके साथ में जुड़ जाते हैं, ये इसके निरीक्षक रहे। और इन्हें नए नए, जब ये नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े हुए थे तो रोजाना इन्हें नए नए कवि मिलते रहते थे और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया और धीरे धीरे इन्होंने इन्हें को संकलित करके एक मिश्र बंधु विनोद नाम से पुस्तक बना दी। वापस देखिएगा, यहाँ हमने देखा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट। ये नागरी प्रचारिणी सभा जो थी 1900 से 1908 तक, इसमें श्याम सुंदर दास हुआ करते थे। 1908 से लेकर के 1916 तक श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी इसके निरीक्षक रहे, जिसके कारण उन्हें नए नए कवि मिलते रहे और उन्होंने इन्हें इकट्ठा करके एक पुस्तक के जिल्द के अंदर बांधने की कोशिश की थी दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे हिंदी प्रेमी व्यक्ति भी थे जिन्होंने कवियों का विवरण भेजा और उनके साथ में ये चलता रहा। तो इस प्रकार से इसका जो खोज कार्य है वो 1900 से लेकर के 1921 तक चला था। 1900 से लेकर के 1921 तक चलता रहा। बाद में इसके अलग अलग भाग भी हैं जो प्रकाशित होते रहे। पहला, दूसरा, तीसरा भाग तो 1913 में ही आ चुका था। फिर यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको जाननी है, जो रह जाती है, वो इनका काल विभाजन है कि काल विभाजन इनके द्वारा किस प्रकार से किया गया है, जहाँ से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। आरंभिक काल 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक माना गया है। पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल में हम इसे बांटते हैं। दूसरा माध्यमिक काल है, जिसे हम पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक या प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटते हैं। तीसरा अलंकृत काल है, जिसे पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल में बांटते हैं। चौथा परिवर्तन काल और पांचवा जो है वो वर्तमान काल से संबंधित है। इसके जो सन हैं वो सारे के सारे जो है विक्रमी संवत में हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी नामकरण की पद्धति है जो एक जैसी नहीं है। यहाँ पर पूर्व और उत्तर है, लेकिन यहाँ पर आके पूर्व और प्रौढ़ हो गया, यहाँ पूर्व और उत्तर हो गया। तो इसलिए भी थोड़े से इसमें कुछ एक कमियाँ हैं जिसके कारण ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। इसीलिए इसे बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा गया, या इसके लिए एक और नाम आता है प्रकांड कवि व्रत संग्रह। प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा जाता है और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा गया है दोस्तों। जो मिश्र बंधु थे इन्हें क्या कहा गया? परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधुओं को कहा गया। मिश्र बंधु जो थे, अगर आपसे पूछा जाए परिश्रमी संकलनकर्ता कौन है तो वो मिश्र बंधु हैं। और ये कहा किसने? ये शुक्ल ने। ये शुक्ल का कथन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इम्पोर्टेंट इतिहासकार जिनको हमने बड़े अच्छे से अध्ययन किया है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। उम्मीद है अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सारे आपके सही होंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स चाहते हैं, तो आप हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उससे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।